आज के शो में। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, 2 रेफरेंसेस, 8 इंक्वायरीज और अहम इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। नैब खैबर पख्तूनख्वा की उम्दा कारकर्दगी, रिपोर्ट जारी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हुआ नाज़रीन, अहम तरीन इजलास था। कुछ इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और रेफरेंसेस की मंजूरी हुई। इस इजलास पे आने से कबल आपको एक फुटेज मैं दिखाना चाहूँगा। ये फुटेज कुछ साल कबल मंजर आम पर आया जब KMC के डायरेक्टर पार्क्स लियाकत कायम खानी के घर पर रेड मारी गई। इस रेड के अंदर नैब ने रिकवरी की और बहुत बड़ी रिकवरी हुई। इस रेड के अंदर तकरीबन, जो अगर आपको उस वक्त के फिगर्स बताएं तो जो उनके असासाजात थे, यानी उसमें कैश है, प्राइस बॉन्ड्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें थी, इस पर तकरीबन 10 अरब रुपए जायद से जायद की मालियत की तमाम जो इस पर अशिया है वो इस रेड में नैब ने रिकवर करी। एक डायरेक्टर पार्क्स जो था, DG पार्क्स जो था, उसके घर से लियाकत कायम खानी के, और एक नहीं अच्छी खासी इस पर तकरीबन अमाउंट में गोल्ड, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 150 मिलियन रुपए का सोना, यानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए का सोना भी इस वक्त यहाँ से बरामद किया नैब ने। इस रिकवरी को बड़ा अहम तरीन संगमेल इस वक्त करार दिया गया, माइलस्टोन था, बड़ा इंपॉर्टेंट रिकवरी थी। और इस केस से मुतल्लिक ये पता चला कि इंसाफ ने तकरीबन 71 पार्क जो हैं वो शहर कराची में सिर्फ कागजात पर बनाए हुए हैं, यानी वो पार्क एग्जिस्ट नहीं करते, कागजात पर बनाए हुए हैं, वो पार्क नहीं एग्जिस्ट करते। इसी तरह से बाग इब्ने कासिम के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स नैब को मिली, शवाहिद मिले, उसकी फंडिंग के हवाले से कुछ अहम शवाहिद मिले, और बेनज़ीर शहीद पार्क जो कराची में है उस हवाले से कुछ अहम तफसीलात नैब को मिली। फिर कौन कौन था, किसके क्या कनेक्शन थे, ये तमाम अहम तरीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन केस बन गया और एक तरह से आप कहें तो लाइमलाइट में आ गया। उसके बाद ये केस गायब हो गया, मीडिया ने भी इस पर इतनी ज़्यादा फॉलोअप नहीं किया, जैसा अक्सर होता है, कोई नई खबर आती है वो उसकी जगह ले लेती है। लेकिन आज आपको बताएं कि इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में जो कल हुआ है, नैब ने 2 अहम रेफरेंसेस मंजूर किए हैं और लियाकत कायम खानी भी उस रेफरेंस में शामिल है। सब में पहला जो रेफरेंस दायर हुआ है वो इम्तियाज इनायत इलाही साबिक चेयरमैन CDA के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर हुआ है। ये एक और केस है जिसमें इन मुल्जिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 2 मनसूख शुदा कमर्शियल प्लॉट्स को बहाल करने का इल्जाम था और इस गैर कानूनी इकदाम से तकरीबन कौमी खजाने को 200 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट तरीन केस जिसके अंदर नैब ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी है चेयरमैन नैब ने, वो लियाकत अली खान यानी लियाकत कायम खानी साबिक डायरेक्टर पार्क्स कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई और इन पर इल्जाम था नाजायज इस्तेमाल, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का। बाग इब्ने कासिम के रफाई प्लॉट को अलॉट करने का इल्जाम था, यानी जो पार्क्स में सारी करप्शन हुई थी उस हवाले से अहम तरीन रेफरेंस ये दायर हो चुका है। इस गैर कानूनी इकदाम से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा, नैब ने यह बताया। इसी तरह से कल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 8 अहम इंक्वायरीज अप्रूव हुई। सब में पहला नाम अहम सियासी रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, साबिक वज़ीर पंजाब, जिनके खिलाफ एक इंक्वायरी की मंजूरी दी गई, और रियाज लालजी के खिलाफ एक इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। अली शेर महसूद साबिक मेंबर NHA के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई और मलिक अहमद खान CEO पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के खिलाफ एक इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरीज मंजूर हुई और असदुल्ला फैज जॉइंट सेक्रेटरी वजारत सेहत इस्लामाबाद के खिलाफ एक इंक्वायरी की मंजूरी दी गई और स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। एक इन्वेस्टिगेशन भी मंजूर हुई और नैब की तरफ से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA के अफसरान के खिलाफ और एहलकारान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी भी दी गई। कल के इजलास में जिस तरह मैंने कहा कि एक तरफ एक सियासी नाम शहबाज शरीफ साहब का है तो दूसरा अहम नाम इसहाक डार साहब का सामने आया और कल क्योंकि हमने देखा सेनेट इलेक्शंस थे तो उस तनाजुर में ये ज़ेरे बहस भी आया कि नैब ने इंक्वायरी क्यों बंद की। आज मेरी इत्तलात है कि नैब ने कुछ खतो खताबत की है इस सिलसिले में कि इसहाक डार साहब से पूछगछ की जा सके एक इंपॉर्टेंट केस के अंदर, लेकिन एक इंक्वायरी बंद भी हुई और ये आपको बताते चले जो इंक्वायरीज क्लोज हुई उसमें सर फहरिस्त नाम इसहाक डार साहब साबिक वज़ीर खजाना का है और इसके साथ साथ चेयरमैन FBR के खिलाफ भी एक इंक्वायरी बंद करने का फैसला हुआ। अकरम खान दुर्रानी साबिक वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई। ओगरा के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई। इसी तरह से NTDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई। महकमा आबपाशी के अफसरान
और अहलकारान के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई। नासिर महमूद अब्बासी के खिलाफ भी इंक्वायरी अदम सबूत की बुनियाद पर बंद करने की मंजूरी दी गई। ये तमाम वो केसेस हैं जिन केसेस में नैब को इतना एविडेंस नहीं मिला जिस बुनियाद पर नैब मजीद इसको इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन स्टेज में या रेफरेंस स्टेज में लेके जाता और ये इंक्वायरीज बंद हुई। इस इजलास के अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कुछ अहम केसेस का जायजा भी लिया गया और हमने देखा कि न्यूयॉर्क में जो कायम है इस वक्त रोजवेल्ट होटल, जो बड़ा चर्चा रहा है इसका मीडिया के अंदर, इसको बंद करने का जायजा लिया गया और फैसला किया गया चेयरमैन नैब की ज़ेर सदर इजलास में कि हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी है उसके टीओआस का कानून के मुताबिक जायजा लिया जाएगा। इसी तरह से कुछ अहम केसेस हैं जो जिसमें फैसला हुआ कि इन केसेस को वजारत दाखिला को भेजा जाएगा। इन केसेस के अंदर नादरा के अहलकारान के खिलाफ तहकीकात का मामला है और कार्रवाई के लिए इस मामले को वजारत दाखिला के पास भेजा गया। सीडीए के अफसरान के खिलाफ 2 मुकदमात में तहकीकात का मामला कार्रवाई के लिए सीडीए को भेजने का फैसला किया गया और उमर मलिक और दीगर के खिलाफ तहकीकात का मामला कार्रवाई के लिए एफबीआर को भेजने का फैसला हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एहलकारान के खिलाफ तहकीकात का मामला कार्रवाई के लिए वजारत मवासलात को भेजने का फैसला भी किया गया। नैब की तरफ से यह अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हुआ और अब साथ साथ वो सवाल कि ये केसेस कहाँ जाते हैं, मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचते हैं। मैं इस सवाल की तरफ आने से कबल जिस तरह मैंने कहा कि लियाकत कायम खानी का केस हमारे सामने है जो हम सब भूल चुके थे, नैब ने कल एक रेफरेंस मंजूर किया। आप लोगों को मैंने याद ताज़ा कराई फुटेज दिखा के किस तरह 10 अरब रुपए, 15 करोड़ रुपए गोल्ड और क्या क्या वहाँ से बरामद हुआ था। केएमसी के पार्क्स के हवाले से ये जाने जाते थे, उनमें खुतबत उन्होंने की थी। तो दूसरा सवाल ये है कि नैब करता क्या है और नैब खैबर पख्तूनख्वा में तो अक्सर सवाल उठता है कि नैब केपी के क्या करता है इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा में नैब की कारकर्दगी क्या है, क्या सुस्त हो गया, वहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है इस वक्त नैब की केपी में। वहाँ हुक्मरान जमात यानी पीटीआई की हुकूमत है, तो क्या इस वजह से नैब वहाँ पर जो इस वक्त सही तरह नहीं चलता, इस मामले को एहतसाब को पूरी तरह शफाफ नहीं रखता। ये बड़े अहम सवालात है जोड़ते हैं। तो आज हमने कुछ दस्तावेज़ात हासिल किए हैं, उन तमाम रेफरेंसेस की डिटेल्स भी हैं जो नैब केपी ने रिसेंटली फाइल किए और ये रिसेंटली से मुराद 3 साल की है। और उसके साथ साथ आपके सामने हम केसेस की तफसीलात रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये फुल स्क्रीन पे दिखा सकें सारे केसेस जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है इनकी। 2020 में जो कन्विक्शंस हुई है नैब सेक्शन 10 नैब ऑर्डिनेंस के तहत तकरीबन 4 अफराद कन्विक्ट हुए नैब केपी की एहतसाब अदालतों में। 2019 में 6, 2018 में 26, इस तरह 36 कन्विक्शंस यानी सजाएं हुई तकरीबन 42 करोड़ पे। ये 424 मिलियन रुपीस फाइन इन पर नाफिद हुआ। सेक्शन 25B के तहत नैब ऑर्डिनेंस के 13 अफराद को साल 2020, 19 और 18 में सजाएं हुई और इन पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए का प्ली बार्गेन अमाउंट है जो नैब केपी बताता है कि इन्होंने इस वक्त प्ली बार्गेन इन पर लगा। इसी तरह से टोटल कन्विक्शंस अगर सेक्शन 10 और सेक्शन 25 के तहत बताई जाए तो 29 कन्विक्शंस बताई गई जी, टोटल कन्विक्शंस हुई जिसकी अमाउंट बनती है 623 मिलियन रुपए और ये अमाउंट बनती है तकरीबन 62 करोड़ रुपए की अमाउंट, 623 मिलियन रुपीस की अमाउंट बनती है। ये 623.2637 मिलियन की अमाउंट ये बनती है। अगर रेफरेंसेस की बात की जाए तो साल 2020 में तकरीबन 9 रेफरेंसेस नैब केपी ने दायर किए। 2019 में 20 रेफरेंसेस दायर किए अक्यूज पर्सन के खिलाफ और 2018 में 29 रेफरेंसेस दायर हुए। ग्रैंड टोटल इन रेफरेंसेस का जो तमाम फहरिस्त और डिटेल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन 3 सालों में ये तमाम फहरिस्त और अक्यूज की जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए 58 रेफरेंसेस दायर किए गए और सप्लीमेंट्री रेफरेंसेस तकरीबन 12 दायर किए गए। इस तरह टोटल 67 के करीब रेफरेंसेस दायर हुए जिनकी मालियत 6,819 मिलियन तकरीबन 681 करोड़ रुपए बनती है जो अमाउंट इन मिलियन है इस पर जो इन 3 सालों में नैब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से दायर किए गए। इसी तरह से आपको बताते चलें नैब रावलपिंडी के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट भी हमने निकाली। 2019 में नैब केपी ने तकरीबन 25 मुल्जिमान से नैब रावलपिंडी ने रिकवरी की और इसमें जो रिकवरीज हुई 2019 में रोशन सिंह प्रोग्राम में तकरीबन 30 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। पाकिस्तान स्टील मिल लैंड केस में मुल्जिमान से 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी हुई। ये नैब रावलपिंडी की कारकर्दगी है जो आप 2019 की देख रहे हैं। 2020 में भी रावलपिंडी नैब ने रिकवरीज करी। प्रिंस सलीम से 5 करोड़ रुपए अक्यूज के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी मुल्जिमान के नाम है जिनको सजाएं हुई। प्रिंस सलीम से 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी हुई। शफकत मुमताज़ से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी हुई। शाहजेब महमूद से तकरीबन 5 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। जुल्फ़िकार अली से 5 लाख रुपए की रिकवरी हुई। पार्क व्यू स्टॉक एंड कैपिटल केस में 5 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। पार्क व्यू स्टॉक एंड कैपिटल केस में जुल्फ़िकार अली से 5 लाख रुपए की रिकवरी हुई। जाली अकाउंट्स केस में जैन मलिक से तकरीबन 500 करोड़ रुपए एक केस में और एक केस में 3 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और जबकि JGV ओपल केस में
जैन मलिक से 17 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। पिंक रेजिडेंसी केस में जैन मलिक से 156 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और रोशन सिंह प्रोग्राम में अयाज सिद्दीकी से 67 लाख रुपए की रिकवरी हुई। नहर ख़याम केस में जैन मलिक से तकरीबन 20 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और हुसैन लवाई केस में भी जैन मलिक से ये रिकवरी हुई। तो ये सारी अहम रिकवरीज हैं जो नैब की तरफ से पिंडी में और खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जो मैं आपके सामने तफसीलन कन्विक्शंस की डिटेल रख रहा हूँ। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हमारे इस पर दोनों से गुफ्तगू होगी, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं नैब की कारकर्दगी पर और रिसेंट EVM के ऊपर अहम सवाल हमारे साथ रही। तरह पैसा चल रहा है सेनेटर को खरीदने के लिए, सेनेट का वोट लेने के लिए, और इसी तरह बाकी सब सूरत हाल में जब जिस तरह वो इकट्ठे हैं, मैं ये समझता हूँ ये सारे का सारा इस वक्त नैब की कारकर्दगी का खौफ है। वरना पाकिस्तान में नैब को कोई पूछता नहीं था। ये मैं सब एक बहुत बड़ी हिम्मत है कि नैब ने ये काम किया है। और फॉलो अप इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि लोग वाकई, मुझे याद है कि आपके इस प्रोग्राम में मैं शामिल था जब ये कायम खानी वाला सिलसिला आया था, तो उस वक्त यही बात हो रही थी कि यानी हाइप इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़तरा यही नज़र आ रहा था कि जी इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ कुछ चीज़ें और जो है वो अहमियत इख्तियार कर देती हैं और इस तरह के केसेस जो है वो उनका फॉलो अप ना तो मीडिया करता है और ना ही प्रोसिक्यूशन करती है और ख़ासतौर पर नैब करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम होता रहे तो कम अज़ कम एक डेटेरेंट जो है वो रहे, वरना सोसाइटी तो हमारी इतनी अनरूली हो गई है कि किसी को कोई खौफ नहीं है। करप्शन, यानी एक तरफ पाकिस्तान की हालत ये है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है, और दूसरी तरफ हालत ये है कि अरबों रुपए और करोड़ों डॉलर, यानी वो एक एक शख्स जो है, आप अभी जैन मलिक का नाम ले रहे थे, तो वो कई अरब लगते हैं उसके हाथों में इधर उधर हो गए, और इसी तरह कई लोग हैं जो अपनी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस एहतसाब के निज़ाम को और ज़्यादा शफाफ और ज़्यादा तेज करने की जरूरत है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। आपने अपनी गुफ्तगू में बड़ी खूब बात आपने की कि आज जो शोर मच रहा है सारा वो नैब की वजह से ही मच रहा है, जो चारों तरफ शोर मच रहा है, सेनेट व इलेक्शंस ये वो। और आज वज़ीर साहब के खिताब में भी आप सुने तो वो बार बार यही बता रहे हैं कि किस तरह करप्शन जो है वो जड़ है मसाइल की पाकिस्तान में। तो नैब काम कर रहा है और ये सारे शोर, ये सियासी जो सारा हैजान की सी कैफियत है, ये सब इसके पीछे वजह नैब की कारकर्दगी आ रही। चौधरी साहब, अदालत के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अदालतों का निज़ाम आप ज़रूर इतना मार्जिन दें नैब को। अगर केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते तो उसमें उनके पास प्रोसिक्यूटर्स भी इतने गैर जानबदार नहीं है नैब के पास, और उनके पास इन्वेस्टिगेटर भी वही पहले के जो मौजूद है वही है, और दूसरा अदालतें भी इतनी मौजूद नहीं हैं, और ना सिर्फ कम अदालतें हैं बल्कि अदालतें की परफॉर्मेंस जो है वो भी अब बोर्ड नहीं नज़र आ रही है, और काम बहुत मुश्किल है, इसलिए कि वहाँ भी बैठे हुए लोग, एक तो म्यार हमारे यहाँ जो बन गया है कि जज मुंतखब करते हुए हम कभी ये ख्याल नहीं करते कि जज जो है उसे अब बहुत ज़्यादा अपराइट होना चाहिए और उसकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड होनी चाहिए। आप वकील भी हैं, ये कन्विक्शंस जो हुई हैं सारी इस पर, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जो रिकवरीज हुई हैं रावलपिंडी के अंदर, तो ये तो बड़ी अच्छी अमाउंट है। और मतलब हम अगर इसको देखें तो इस लिहाज से जो लोग तनकीद करते हैं कि केसेस अदालतों में गए या नहीं गए, कन्विक्शन हुई तो रिकवरी हुई या नहीं हुई, तो ये तो अब बड़ा अच्छा है कि पूरी फहरिस्त है हमारे हाथ में जो बता रहे हैं कि कुछ केस में कितनी रिकवरी हुई, कितना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ओवरऑल सोसाइटी में आपको केसेस जो है उनकी डिस्पोजल नजर नहीं आती, तो उसी का आपको अक्स जो है वो यहाँ भी नजर आएगा कि जिस तरह के केसेस हैं जितने चल रहे हैं उस हिसाब से ना उतनी कन्विक्शन भी नहीं है और उतने केसेस जो हैं वो अपने कंक्लूजन को भी नहीं पहुंचे। और नैब भी बार बार ये रिक्वेस्ट करता है कि जनाब हमें जज जो है वो दिए जाएं, और हुकूमत के पास भी ये रिक्वेस्ट बार आ जाती है, लेकिन हुकूमत ने भी कभी इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और उनकी जो भी मजबूरियाँ हैं बाहर सूरत, मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में पूरी कौम को एक पेज पर होना चाहिए, और हुकूमत की अगर प्रायोरिटी ये है तो उन्हें जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और सारा पैराफर्नीलिया देना चाहिए नैब को, ताकि नैब ताकतवर हो। उसके पर काटने की बजाय, उसके नाखून काटने की बजाय उसके पर तेज
और यानी और उड़ान के बहुत ज़्यादा काबिल और उसके नाखून बहुत तेज़ होने चाहिए ताकि सोसाइटी जिस मुसीबत से गुजर रही है इस मैनेज को ख़त्म किया जा सके। सही है। मुस्तफ़ा इकबाल साहब, आपसे दो अहम केसेस पे, पहले तो इस पे भी अगर आप गुफ्तगू करना चाहें, जो केस हमारी नज़रों से ओझल हो चुका था, उसमें रेफरेंस फाइल हुआ बाग इब्न कासिम पार्क के हवाले से। लियाकत कायम खानी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इस पर, यहाँ पे पार्क्स के हवाले से 71 पार्क्स की तफसीलात सामने आई थी, बाग इब्न कासिम में रेफरेंस फाइल हो गया है। इस पर क्या आपकी अपडेट्स है, मालूमात है, और कितना इंपॉर्टेंट है ये रेफरेंस जो नैब ने फाइल करने की मंजूरी दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इरफान। आरिफ साहब ने काफ़ी सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। ये केस हमने, अगर आपको याद हो, तो जब शुरू में ये रिकवरी हुई थी तो सिर्फ हमने बड़ा एट लेंथ डिस्कस किया था, और अभी आपने डेफिनेटली, क्योंकि इतना बड़ा स्प्रेड होगा इस केस का, बिकॉज वाइट कॉलर क्राइम एक बहुत बड़ी आर्ट और बहुत बड़ी साइंस होती है, जिसमें कनेक्ट करना ट्रेल को, मनी ट्रेल को कनेक्ट करना, फिर एविडेंस इकट्ठी करना। देखा हमने कितना ऑलमोस्ट इट हैज टेकन 1 ईयर, इससे ज़्यादा ऊपर टाइम लगा है कि एक केस जो है रेफरेंस तक पहुंचा है। दो बातें आरिफ साहब ने कही हैं, एक तो डिटरेंस और दूसरी बात लॉजिकल एंड तक केसेस नहीं पहुंचते। आरिफ साहब ने बड़ी पर्टिनेंट बात कही है कि देखें, नैब के लॉजिकल कंक्लूजन केसेस की उस वक्त हो जाती है जब नैब अपने रेफरेंस पूरे एविडेंस के साथ कोर्ट के अंदर सबमिट कर देता है। वहां जाके नैब के केस की लॉजिकल एंडिंग हो जाती है। वहां से बेंच एंड बार का मसला शुरू होता है, जो कि आरिफ साहब ने पॉइंट आउट कर दिया है। जब तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी कि आप अदालतों को टाइम बाहर नहीं करेंगे केसेस को फाइनलाइज करने में, उस वक्त तक, और हालांकि कानून के अंदर है कि 30 डेज में, एनओ के अंदर है कि आपने इसको कंक्लूड करना है, उस वक्त तक ये केस आगे लॉजिकल एंड तक नहीं जाते। दूसरी बात उन्होंने बड़ी खूबसूरत कही है, प्रोसिक्यूशन, हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि जहां भी मैं गया हूं, मैं यूएन का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में बहुत जगहों पे वर्कशॉप में भी गया हूं। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, खासकर एसेट रिकवरी में, हमारे सिस्टम को। लेकिन जहां हम जगह वीक पड़ जाते हैं, आरिफ साहब ने पॉइंट आउट किया है, वो हमारी प्रोसिक्यूशन है। 10 अरब का केस है, 10 करोड़ का वकील खड़ा होता है डिफेंस के अंदर, हमारे पास 2.5 लाख का वकील खड़ा होता है। तो जब तक इसको ब्रिज नहीं करेंगे, सही प्रोफेशनल और ऐसे वकील नहीं लेके आएंगे कि जो स्टैंड करें आपके केसेस को सही वहां पे प्रोसिक्यूट कर सकें, तो आगे ये केसेस बढ़ना फिर मुश्किल हो जाते हैं। और दूसरा एक और मसला ये है कि बेसिकली जो जजेस होते हैं, आरिफ साहब बेहतर जानते हैं कि वो CRPC 1840 जनरल लॉ प्रैक्टिस करके बैठे होते हैं, जबकि ये एक स्पेशल लॉ है। इस स्पेशल लॉ पे उनकी एडवोकेसी ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस मामले में हमने नैब में शुरू की थी, ताकि इस नैब NAO को समझा जाए और उसी लिहाज से केसेस को प्रोसिक्यूट किया जाए। और डिटरेंस में सैफान आपको लिख कर देता हूं, आप 1000 नैब बना लें और आप जितने मर्जी रिकवरी कर लें, करप्शन को खत्म नहीं कर सकते जब तक आप पनिशमेंट को सीवियर नहीं करेंगे, इसको चाइनीज की लाइन तक नहीं लेके आएंगे, जहां पे करप्शन को इज टेकन एज अ हीनियस क्राइम। आज देखें सारे करप्ट जुड़ गए हैं और सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब तक इसको हीनियस क्राइम डिक्लेयर करके सेक्शन 6 के तहत इसकी पनिशमेंट नहीं रखेंगे, कैपिटल पनिशमेंट नहीं रखेंगे, पर करप्शन मुल्क में से खत्म नहीं होती। हम एक दफ्तर से बंदे को पकड़ के लाते थे, दूसरे दफ्तर में नोट वो कहता था यार तब्दील कर दो, नोट पुराना है, जो रिश्वत ले रहा होता था। तो क्योंकि ये इजी कमिंग मनी है, ये आती रहेगी। आप देखें कि रेफरेंस, आप सैकड़ों रेफरेंस बन चुके हैं, सैकड़ों लोग अंदर जा चुके हैं, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा करप्शन के अंदर। हमारा इंडेक्स उधर ही है, करप्शन रैम्पेंट है। जब तक डिटरेंस उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप इसकी पनिशमेंट को आप हैवी नहीं करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। मुस्तफा के बाद साहब और आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ अहम केसेस हैं जो बंद हुए, जो कुछ अहम इंक्वायरीज हैं जो स्टार्ट हुई, उन पर भी गुफ्तगू होगी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास पर और नैब की कारकर्दगी पर डिटेल के अंदर आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस केस में क्या कन्विक्शन हुई है और स्पेसिफिकली नैब KP और नैब रावलपिंडी की बात हुई है। इस ब्रेक के बाद मजमूई तौर पर बात भी करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम तफसीलन आपके सामने नैब की कारकर्दगी और नैब की कन्विक्शंस, यानी नैब को जो एहतसाब अदालतों से जो मुजरिमों को कन्विक्शंस हुई हैं और फिर जो रिकवरीज हुई हैं वो तफसीलन रख रहे हैं। नैब के EBM में बड़े इंपॉर्टेंट केसेज है। हमने देखा कि इसहाक डार साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी बंद हुई, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी अप्रूव हुई, मारूफ सियासी नाम है। लेकिन नैब की मजमूई कारकर्दगी की बात करते चलें तो नैब ने अब तक जो नैब की इस प्रेस रिलीज में भी लिखा है और जो बार बार चेयरमैन नैब की स्टेटमेंट्स आती रही हैं उस पर अगर जायजा ले तो नैब ने अब तक तकरीबन 714 अरब रुपए की जो मजमूई तौर पे जब से नैब बनी है रिकवरीज की हैं, और मौजूद की तरफ से तकरीबन 487 बिलियन रुपीस की रिकवरीज जो हैं वो नैब बिलावास्ता और बिलवास्ता तौर पर बरामद जो इस वक्त नैब कर चुका है, रिकवर कर चुका है। और इसी तरह ये कहा जाता है कि नैब की कारकर्दगी को मोतबर कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दीगर जो इस वक्त पिलडाड, मिसाल पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है और कि वो सराहते हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से जो मसाइल होते हैं उस पर रोकने के लिए चेयरमैन नैब कहते हैं कि रेगुलेटर्स को अपना किरदार बरवत अदा करना चाहिए। मीडिया को भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की इश्तिहारी मुहिम तशहीर करने से पहले बगौर जायज़ा लेना चाहिए। केसेस मुकर्रर वक्त के अंदर मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स को हिदायत है कि पूरी तैयारी के साथ अदालतों में मुकदमात की पैरवी करें। अब मंतकी अंजाम तक केसेस को पहुंचाने के लिए जब चेयरमैन नैब अपनी जो ज़बानियों के खिताब होते हैं तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए केसेस को या मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते केसेस, उस बारे में वो क्या कहते हैं? लेट्स हियर दिस आल्सो। मुकदमात लॉजिकल एंड पे क्यों नहीं पहुंच रहे? गुजारिश ये है कि 1235 नैब के रेफरेंसेस हैं और वर्किंग जजेस की तादाद कभी भी 25 या 30 से ज़्यादा नहीं रही है। तो मैं ज़ाती तौर पे भी और नैब बतौर इदारे के भी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ममनून है कि उन्होंने अब ये हुक्म दिया है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई जाए। और गुज़श्ता दिनों नैब ने यह फ़ैसला किया कि हर अदालत में दरख्वास्त दी जाए कि जी कानून के मुताबिक हमारा केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाए। आप यकीन करें जब अदालतों की तादाद बढ़ेगी और रेफरेंसेस के फ़ैसले होंगे तो आप जो लोग कहते हैं कि हमने धेले की करप्शन नहीं की, आप यकीन करें कि उनके खिलाफ अरबों की करप्शन साबित होगी। अरबों की करप्शन की बात की है तो 2020 में अगर रावलपिंडी की एहतसाब अदालतों की बात करें तो रावलपिंडी की एहतसाब अदालतों ने तकरीबन 13 मुजरिमों को सजा दी और इसमें जो नाम शामिल हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। मतीउर रहमान एक केस है जो 27 जुलाई को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 71 करोड़ रुपये इस पर नाफिज हुआ। नौमान कुरैशी एक मुजरिम जिसको 9 अक्टूबर को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 30 करोड़ रुपये। खालिद वारसी 13 फरवरी को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 30 करोड़ रुपये। पीर अफजल को 13 फरवरी को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 30 करोड़ रुपये। शब्बीर हुसैन को 13 फरवरी को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 30 करोड़ रुपये। मोहम्मद नईम को 13 फरवरी को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 30 करोड़ रुपये। नदीम अयूब को 28 जनवरी को सज़ा सुनाई गई। ये रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में जो फैसले हुए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। नदीम अयूब पर जुर्माना 6 करोड़ रुपये। रियाज परवेज 28 जनवरी को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 6 करोड़ रुपये। दाऊद खालिद 28 जनवरी को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 6 करोड़ रुपये। मियाँ खुर्रम रसूल 27 जनवरी को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 15 करोड़ रुपये। मोहम्मद रियाज 30 सितंबर को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 5 करोड़ रुपये। इरफानुल्लाह खान 9 जून को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 3 करोड़ रुपये। आदिल भट्ट को 9 अक्टूबर को सज़ा सुनाई गई, जुर्माना 10 लाख रुपये। जो अहम सवाल अब मैं आगे अपने पैनल के सामने रखने लगा हूं क्योंकि एक तासुर दिया जाता है कि ये रेफरेंसेस या ये जो हैरेसमेंट होती है नैब की तरफ से, तो एक बात जो चेयरमैन नैब ने की है वो सुनाते हुए पैनल की राय लेंगे कि कोई रेफरेंस अगेंस्ट बिजनेस इस वक्त नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। वो अगर इस वक्त उन्होंने कहा है कि अगर है भी तो कम, और उन्होंने जो एग्जैक्टली लफ्ज़ कहे हैं वो क्या है, लेट्स हियर दिस। इस वक्त हमारे तकरीबन 1235 रेफरेंसेस मुख्तलिफ अदालतों में पड़े हैं। प्रेसिडेंट साहब एक बात मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि इन 1235 में से 1% भी बिजनेसमैन के अगेंस्ट नहीं बनता। मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये साबित हो जाए कि हमारा कोई एक ताजिर भी नैब के किसी केस की वजह से मुल्क छोड़ के चला गया है तो मैं यहाँ से नैब के दफ्तर जाने की बजाय मैं घर चले जाऊँ। तो ये बड़ी अहम बात है आरिफ चौधरी साहब। बार बार तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो नहीं चल पा रही है एहतसाब की वजह से या एहतसाब और नैब की कारकर्दगी की वजह से। नैब के चेयरमैन कहते हैं 1% से भी कम रेफरेंसेस हैं अगेंस्ट बिजनेस कम्युनिटी। 1% भी हैं तो वो अपना इस पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? ये क्यों प्रोपोगंडा एक मुनज़्ज़म बनाया जाता है अगेंस्ट नैब बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से? सुफियान साहब एक बात ध्यान में रखें कि तनकीद हमेशा उसके खिलाफ होती है जो काम करता है, जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है, उसके खिलाफ कोई तनकीद नहीं होती, उसे कोई बात। जितनी ज़्यादा दुश्नाम तराजी नैब के खिलाफ हो रही है, हर पॉलिटिशियन वो नैब के बारे में और
कि जनाब ये कोई नैब और नैब का कानून दोनों के खिलाफ है। और ये कब हुए हैं? जब ये नए चेयरमैन आया और उन्होंने काम शुरू किया है। इससे पहले बड़ा सॉफ्ट नैब था, उनकी मर्जी का नैब था। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि अब हो क्या रहा है, या आपने बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की कि जनाब ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है, मैं इत्तेफाक से मुझे एक हाउसिंग सोसाइटी की करप्शन का केस देखने का मौका मिला। ये सिविल एम्प्लॉइज हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्वां गार्डन, यानी रिकॉर्ड के ऊपर जो एस्टेब्लिश है, उन्होंने 3.25 अरब रुपए की करप्शन की है। और कई सालों से जनाब वो केस जो है कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। मैंने उन्हें अब मशवरा दिया कि आप नैब के पास भेजें, कम अज़ कम कोई कुछ तो वो करते हैं, वरना सूरत हाल ये है कि 51 की कार्रवाई जो है वो भी रजिस्ट्रार ने करने की बजाय मामला जो है वो भेज दिया FIA के पास, FIA ने वापस भेज दिया सर्कल रजिस्ट्रार के पास। तो मामला ये है कि ये नैब, मैं समझता हूँ कि लोगों का ये जो कहना है कि जी बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है बिजनेस, ये इसलिए भी गलत है कि नैब का काम अभी तक, यानी जितना भी हमने देखा है उसमें ये बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। बेसिकली नैब उन लोगों के करप्ट अनासर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ अगर कोई बिजनेसमैन शामिल हो तो वो आए तो आए, अदरवाइज बिजनेसमैन को हरासा करने के लिए ये इदारा इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा इसकी साख को मुतासर करने के लिए है। और कोई कहता है जी गलती हो गई हमसे, हमने उस वक्त जनाब इनको नैब को सही इसका कानून बदलना था। और आज जब इनसे कहा गया कि आप तजावीज़ दें कि आप क्या चाहते हैं कि नैब का कानून किस तरह हो, तो इन्होंने सब ने तजावीज़ जो दी, उसके नतीजे में एक टूथलेस नैब जो है उसका वजूद सामने आता है कि जो जिसकी कार्रवाई करने की सलाहियत ही ना हो। हरासा वाली बात मैं आपको एक अर्ज करूं, पूरी दुनिया में चाहे जो भी इदारा जज़ा सज़ा में डील करता है उससे हरासा होने के चांसेस होते हैं। और हर शख्स जो करप्शन में मुलव्वस होता है जब उसे पकड़ा जाता है तो वो बिल्कुल हरासा ही होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि हम सबको चाहिए कि हम नैब के चेयरमैन को अप्रिशिएट करें, उनके इदारे को अप्रिशिएट करें और उन्हें कहें कि आप अपना जोर लगाएं, चूँकि पाकिस्तान को जो कैंसर का ये मर्ज करप्शन की सूरत में लाहक है, इसके आप मुआलिज बन के काम करेंगे तो यकीन माने आपकी इज्जत इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी होगी। और इस तरह के प्रोपेगेंडे जो है ये खुद ब खुद अपनी मौत आप प्रोपेगेंडा का आपने जिक्र किया है ना, मैं सुना था अगर चलूं जो धमकियों का जिक्र करते हैं चेयरमैन नैब अपनी बात में कि धमकियां हैं, थ्रेट्स हैं, किस तरह प्रोपेगेंडा मुहिम होती है, फिर मुसद्दिक साहब का जवाब इस पर भी लेते हैं। लेट्स हियर दिस के चेयरमैन नैब क्या कहते हैं इस बारे में, जो धमकियां और जो थ्रेट्स की बात वो करते। लेट्स हियर दिस। मैं जब ये नैब का सिलसिला इंशाअल्लाह बाज़ तरीके से ख़त्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी धमकियां हैं, कितने इंसेंटिव हैं, कितना लालच है, बहुत कुछ है। अब तो एक बात जो जिसके लिए सिर्फ ये नहीं कहा गया कि ये कोरोना नैब ने फैलाया है, बाकी हर किस्म का इल्ज़ाम जो है वो नैब पर आया है। धमकियां हैं, लालच हैं, नैब केपी कारकर्दगी पे लास्ट कमेंट मुसद्दिक साहब, और अगर इस पे भी आप बात करना चाहें, ये नैब केपी की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, इससे आपको लगता है कहीं कि नैब केपी ने कहीं हाथ हल्का रखा है, जो इल्ज़ाम लगता है? पहले तो मैं उस बात का जवाब दे दूं कि करप्शन और गवर्नेंस, करप्शन और बिजनेस, आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे चले जाएं और कहें जी हमारे मुल्क का सियासतदान ये कहता है कि मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का होना लाजमी है या बिजनेस को चलाने के लिए करप्शन की इजाज़त होनी चाहिए, तो वो कहेगा ये आपके मुल्क का सियासतदान है या किसी दुश्मन मुल्क का सियासतदान है। ये स्टेटमेंट आप देखें, कोई अक्लमंद शख्स इस स्टेटमेंट को सुनकर क्या अपने दिमाग देगा कि जनाब अगर मुल्क में आपने इकानमी को चलने देना है तो करप्शन की इजाज़त देनी होगी। लुक एट दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट इंडिया से आ सकती है या कहीं और से आ सकती है, लेकिन जब वो मुल्क के अंदर से आती है तो बड़ी दुख वाली बात लगती है। दूसरी जहां तक केपीके की बात है, बात यह है कि केपीके का बजट देखें, केपीके की आबादी देखें, उसके हिसाब से जो केपीके की रिकवरीज हैं या केपीके के जो रेफरेंसेस हैं, केपीके क्या है टोटल, इट इज ऑल पिशावर, मर्दान एंड छोटा हजारा डिवीजन एंड DI खान है। छोटा था तो केपीके है, 1.5 करोड़ की आबादी है या 2 करोड़ की मैक्सिमम भी हो चुकी है, तो उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है।
इसका बजट के हिसाब से, जो बजट का वॉल्यूम है उसके हिसाब से इसकी रिकवरीज और केसेस जो हैं वो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त हैं। और बात ये नहीं होती परफॉर्मेंस कैसी है, सही बायस्ड है या अनबायस्ड है, ये प्रोपेगेंडा इस तरह साहब बार बार कह रहे हैं जी। अपनी बहुत अच्छी अपनी मैं आपका शुक्रिया है, क्योंकि वहाँ पे मुस्तफा मैं करूंगा प्लीज़ अदा, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में और इस पर अपना तज्जिया दिया, तबसरा दिया। आरिफ चौधरी साहब का भी प्रोग्राम में शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपके सामने स्टैटिस्टिक्स के साथ, नंबर्स के साथ, रेफरेंसेस, कन्विक्शंस, उसके साथ रिकवरीज, नैब की जो 2 ब्यूरोज हैं केपी और रावलपिंडी, उन पर बात की और मजमूई तौर पर नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग जो अहम तरीन हुई, उस इजलास में जो अहम फैसले हुए वो सारे रखे। फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा अब तक अपना बहुत ख्याल।